हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद साकिब। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 12th क्लास के लिए बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो बैच आज स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सभी बच्चों से एक मेरा निवेदन है, सभी की मुझे उम्मीद है सभी की 11th पूरी हो चुकी होगी और सभी 12th में आ चुके होंगे। मेरा निवेदन ये है कि सभी बच्चे जो सोचते हैं कि 11th पूरी हो गई, अब तो थोड़े से मज़े ले लें और फिर 12th की तैयारी शुरू करें। उसमें क्या करते हैं वे कि 11th पूरी करते ही 1 महीना, 2 महीना कोई बुआ के यहाँ, कोई नानी के यहाँ, ऐसे चले जाते हैं यार। ऐसे मत जाओ, अपनी पढ़ाई भी करनी है, घूमना है, लेकिन 3 से 4 दिन घूमना है, ज़्यादा नहीं। क्लास कौन सी हमारी? बोर्ड। कौन सी? 12th बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो ऐसे नहीं करना है हमें। हमारे एक सर, जहाँ हम पढ़ते थे, वहाँ हमारे एक सर कहते थे कि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट सुपर मार्क्स। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, उतने अच्छे मार्क्स, और जैसी प्रैक्टिस होगी, ऐसे ही मार्क्स आएँगे। तो मेरे आप सभी से एक निवेदन है कि आप प्लीज़ ज़्यादा दिन की छुट्टी ना करें और क्लास कंटिन्यू लें। अब मैं सबसे पहले एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी सेट में रिपीट हो रहा है। सातों सेटों में से किसी न किसी यूपी बोर्ड 12th क्लास बायोलॉजी में रिपीट हो रहा है, हर्षे और चेस का प्रयोग। अब इसमें हम इससे शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा-सा बतला देता हूँ कि हर्षे और चेस कौन थे और उन्होंने ये प्रयोग क्यों किया और कब किया। थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए पीछे से कि क्यों किया और कैसे किया और कब किया। तो जब हमारे आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो रही थी, तो 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्षे और चेस। इन दोनों वैज्ञानिकों के दिमाग में एक चीज़ खटकी, लोग कहते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अब आनुवंशिक पदार्थ को खोजने के लिए तो उन्होंने पूरी दिन-रात मेहनत करी। पूरी दिन-रात मेहनत करी, तो इन्होंने देखा कि आनुवंशिक पदार्थ को कैसे खोजना है। उसके लिए इन्होंने कई सारी चीज़ें यूज़ की, जिसमें हमारा बैक्टीरियोफेज यूज़ किया, जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं, और दूसरा हमारा कोई वेक्टर यानी संवाहक, जिसे हम संवाहक कहते हैं, में इन्होंने इकोलाई का प्रयोग किया। बैक्टीरियोफेज और इकोलाई का प्रयोग किया। अब मैं इन्हों को आपको बतला देता हूँ, कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हर्षे और चेस का प्रयोग किसने किया? हर्षे और चेस का प्रयोग किसने किया? ऐसे बन जाता है। या डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की? या ऐसे बन जाता है। तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें आपको टिक करना है कि हर्षे और चेस ने। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें। इसमें एक नीट में क्वेश्चन आता है कि हर्षे और चेस का प्रयोग किस सन में किया गया? यानी हर्षे और चेस ने अपना प्रयोग किस सन में किया था? समझ में आ रहा है आप सभी को? नीट में भी बनता है, 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि हर्षे और चेस ने प्रयोग किस सन में किया। तो मैं आपको बतला दूं, हर्षे और चेस ने 1952 ईस्वी में अपना ये प्रयोग किया था। आइए समझते हैं, हर्षे और चेस ने प्रयोग करने के लिए कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया और कौन सा हमारा वेक्टर लिया। आइए समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले समझेंगे, हर्षे और चेस ने जो है सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होती है। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किसमें किया था? सबसे पहले हम लिख देते हैं 1952 ईस्वी में इन्होंने ये अपना प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, वायरस लिया, जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये रहा हमारा इस प्रकार था, एक कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये इसकी टैल होती है, ये जो थी इसकी टैल थी, ये टैल। ठीक है, और इसमें इसके यहाँ जो होते हैं ये रिंग रिंग सी होती हैं इसके गले में, कई सारी रिंग रिंग होती हैं इसके गले में, ये जो कंटिन्यू रिंग होती हैं इसके गले में ये होती हैं। ठीक है, अब का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, और ये है कौन? वायरस। का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? इसका आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। सबसे पहले इन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज, आप सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ साफ दिख रहा होगा। बैक्टीरियोफेज लिया। पहले मैं शुरू से समझाता हूँ कि लिया क्या क्या उन्होंने, और फिर प्रयोग को भी बताऊंगा आपको कैसे किया, क्या आया, क्या कैलकुलेशन निकला उनका, ये सब समझाऊंगा। पहले हम इसको शुरू से समझते हैं, जिससे आपको रटने की, थ्योरी रटने की ही जरूरत ना पड़े। प्रयोग ऐसे बिठा दूंगा दिमाग में कि थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं है। एकदम क्वेश्चन आएगा, एकदम लिखने चालू हो जाओगे।
कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुरू से देखते हैं हम बैक्टीरियोफेज, जिससे इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फिर इन्होंने वायरस लिया, कौन सा, बैक्टीरियोफेज। इन्होंने एक संवाहक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, लिया, क्योंकि उसका गुणन भी तो कराना था डीएनए का पता लगाने के लिए। तो उन्होंने एक वेक्टर लिया या संवाहक लिया, जिसे उन्होंने संवाहक के रूप में लिया इकोलाई। इकोलाई को आप सभी जानते होंगे, जानते हैं आप सभी। चलो मैं बतला देता हूँ इकोलाई होता क्या है। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है। ये मानो ये एक बावला होता है। ये किसी की भी चीज को अपनी मानकर अपनी मानने लगता है और उसको गुणन करने लगता है। ये मानो एक प्रकार का बावला बैक्टीरिया होता है कतई, जो किसी भी जीव का डीएनए लिया और अपना समझते ही शुरू हो जाता है, गुणन करने शुरू हो जाता है। ना पता लगाना कि किसी का है, किसका है, मेरा है या अपना है, नहीं, बस उसे गुणन करने से मतलब होता है। तो ना इन्होंने हर्षे और चेस ने इसी का फायदा उठाकर बैक्टीरिया में जो लिया हमारा, वो इन्होंने इकोलाई लिया। अब इकोलाई का भी अपने डीएनए होता है, दिखलाता हूं मैं आपको। ये हमारा बैक्टीरियोफेज हो गया, ये हमारा इकोलाई हो जाएगा। देखते हैं इकोलाई कुछ इस प्रकार से होता है। ये लो, ये इसका डीएनए होता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ इसका होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा इकोलाई, ठीक है। क्या है हमारा इकोलाई, समझ आ रहा है आप सभी को, क्या है हमारा इकोलाई। देखिए, उनने बैक्टीरियोफेज लेने के बाद उन दोनों वैज्ञानिकों ने दोबारा हमारा क्या लिया, इकोलाई। अब हमारे डीएनए का गुणन कराने के लिए, पता लगाने के लिए दो चीज तैयार कर ली उन्होंने, क्या, एक बैक्टीरियोफेज और एक इकोलाई। अब इसके बाद उन्होंने अपना पूरा प्रयोग किया, जिसे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे करा। ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इकोलाई का डायग्राम है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, समझ गए आप। अब के बाद देखते हैं हम, ये रहा। अब इन्होंने इसमें पूरा टोटल लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ कैसे करा है और कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया है, कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया है, इसका रेडियोधर्मी डीएनए क्या है, प्रोटीन कौन सा है, सब कुछ लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिया। सबसे पहले जो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया हमारा, वो बैक्टीरियोफेज लिया जिसका रेडियोधर्मी डीएनए था, और फॉस्फोरस 32 लिया। क्या लिया, फॉस्फोरस 32। फिर दूसरा इन्होंने वो लिया जिसका रेडियोधर्मी, पहला तो इन्होंने रेडियोधर्मी लिया जिसका डीएनए क्या था, रेडियोधर्मी था और फॉस्फोरस 32 था। जिसका प्रोटीन क्या था, प्रोटीन था हमारा सामान्य, क्या था प्रोटीन उसका, सामान्य प्रोटीन था। फिर इन्होंने दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया, वायरस लिया, वो लिया इन्होंने जिसका डीएनए सामान्य हो। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में लिखते वक्त कि किसका क्या सामान्य और कौन सा रेडियोधर्मी कौन सा सामान्य है। इसमें मैं दोबारा समझा दे दूंगा आपको, दोबारा समझा दूंगा। फिर उनने दूसरा लिया जिसका डीएनए सामान्य हो और प्रोटीन कैसा हो, उसका रेडियोधर्मी हो। ये था हमारा 35 सल्फर। अब दोबारा समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा समझो इसको। उनने पहले लिया एक बैक्टीरियोफेज यानी वायरस लिया जिसका डीएनए रेडियोधर्मी था, कैसा था, रेडियोधर्मी। दूसरा, उसका प्रोटीन कैसा था, हमारा सामान्य प्रोटीन था। दूसरा उनने लिया 35S सल्फर बैक्टीरियोफेज लिया इनने, जिसका हमारा डीएनए कैसा था, सामान्य डीएनए था, और प्रोटीन कैसा था, रेडियोधर्मी डीएनए था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू क्या करते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस वाले टेस्ट में जो था इकोलाई ली, और इकोलाई को, ये हमारी इकोलाई है, इकोलाई को बैक्टीरियोफेज को इकोलाई पे छोड़ दिया। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसकी टेल टेल फाइबर बोलते हैं, जिन्हें हम टेल होती है इसकी, यानी कि पूंछ, जो इसकी पूंछ होती है, ये जो हमारी इकोलाई की सेल होती है, सेल वॉल होती है, उसे तोड़ देती हैं। इसमें से एक पदार्थ निकलता है जो हमारी इसकी इकोलाई की सेल को गला देता है, सेल वॉल को, ये वाली जो हमारी सेल है इसकी, इसको ये गला देता है, और इसमें अपना डीएनए, ये वाला जो डीएनए, ये इसमें यहाँ एंटर कर देता है। कैसे एंटर करता है ये देखिए। अब इसने सेल वॉल गला दी, सेल वॉल गलाने के बाद इसने अपना डीएनए यहाँ एंटर कर दिया, ये रहा इसका डीएनए।
इसका डीएनए ये रहा, ठीक है, इसका डीएनए ये रहा। फिर इन्होंने क्या काम करा, इसे एक सेंट्रीफ्यूज में हाई मतलब बहुत तेज गति से घुमाया। सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है डीएनए को सेपरेट करने के लिए। इन्होंने सेंट्रीफ्यूज में इसे बहुत तेज गति से घुमाया। तो इन्होंने देखा, फिर उसे उन्होंने एक तो इस सॉल्यूशन को, इसके घुमे हुए सॉल्यूशन को इसमें रखा। उन्होंने देखा कि हमारा जो बैक्टीरियोफेज है उसका रेडियोधर्मी डीएनए यानी कि इकोलाई अलग है, इकोलाई में जो उसका डीएनए गया था वो अलग है, और प्रोटीन का जो आवरण है वो हमारा अलग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम सुपरटेंटेड कहते हैं, और इसे पैलेट पैलेट बोलते हैं नीचे वाले को। तो उन्होंने क्या करा, इसको घुमा के और इसमें रखा, तो उससे देखा कि प्रोटीन का जो आवरण है हमारा वो हमारा ऊपर ही तैर रहा है। उन्होंने सोचा यार ये तो ऊपर ही तैर रहा है प्रोटीन का, डीएनए नीचे बैठ गया है। उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने दूसरा वायरस लिया, कौन सा, हमारा 35S यानी 35 सल्फर। इसमें इन्होंने क्या करा, सामान्य डीएनए वाला लिया, और इसका प्रोटीन का आवरण कैसा था, रेडियोधर्मी प्रोटीन का आवरण था। इन्होंने उसे फिर क्या करा, इन्होंने फिर वही सेम प्रोसेस करा यहाँ इकोलाई पे। यहाँ इन्होंने इकोलाई पे क्या काम करा, इकोलाई, ये हमारी इकोलाई है, ये इन्होंने फिर इसे बैक्टीरियोफेज को यानी वायरस को इकोलाई पे छोड़ दिया। मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ये हमारा इसमें से एक प्रोटीन निकलता है, पदार्थ निकलता है जो कि इकोलाई की सेल वॉल को तोड़ देता, गला देता है, कतई एकदम गला देता है, ठीक है। वो उसने गलाई और अपना डीएनए यहाँ पे कर लिया, कहाँ है, ये रहा इसका डीएनए यहाँ आ गया। अब इन्होंने इसके मिक्सचर को यानी कि इस इकोलाई के मिक्सचर को फिर किसी सेंट्रीफ्यूज में घुमाया, तेज गति से घुमाया, बहुत तेज गति से घुमाया, और फिर उसे एक बीकर में रखा। अब बीकर में रखने के बाद उन्होंने क्या काम करा, फिर थोड़ा देर देखा कि डीएनए नीचे बैठ रहा है या हमारा प्रोटीन नीचे बैठ रहा है। जो ऊपर वाले केस में हुआ वही सेम इसी केस में हुआ। उन्होंने देखा कि हमारा डीएनए ही नीचे बैठ रहा है और प्रोटीन का जो आवरण है वो ऊपर तैर रहा है। यानी कि क्लियर हो गया यहां से कि पहले केस में उन्होंने क्या काम करा, जो हमारा 32P था फॉस्फोरस वाला, जिसका डीएनए रेडियोधर्मी था, वो लिया, वो नीचे बैठ गया, प्रोटीन का आवरण ऊपर घूमता रहा। फिर दूसरा उन्होंने लिया, वो उसमें प्रोटीन का आवरण ऊपर घूमता रहा और डीएनए नीचे बैठ गया। तो इन्होंने क्या, इससे यहाँ क्या पता चला कि इससे ये पता चला कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। तो उन्होंने क्या काम करा, फिर ये पब्लिक किया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। फिर इसके लिए उन्होंने लोगों से क्वेश्चन, लोगों ने पब्लिक किया, तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, जब किसी चीज को हम ऑफिस पब्लिक करेंगे तो लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे, कमेंट भी करेंगे। उन्होंने फिर लोगों ने कमेंट किया कि डीएनए ही क्यों आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने समझा दिया कि इस तरीके से, जो मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए ही हमारा बैठ रहा है, प्रोटीन का जो आवरण है वो हमारा ऊपर तैरता रहता है, इसलिए डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद लोगों ने थोड़ी और चर्चा करी, तो इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिन्हों को वाटसन एंड क्रिक कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपना प्रयोग दिया था। अगर आप इससे अगला लेक्चर लेना चाहते हैं तो वह मैं आपको अगले लेक्चर में इससे अगला प्रयोग बतलाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे डबल हेलिक्स जो कि बोर्ड पेपर में हर साल आता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे डायग्राम बतला रहा हूं मैं आपको, ऐसे टॉपिक बतला रहा हूं जो कि रखे मिलते हैं, जो कि रखे मिलते हैं। तो इसके बाद जो चला वो हमारा वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था। अब वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, उनके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बतला देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको पूरा डिटेल में बतलाऊंगा, उसके बारे में पूरा डायग्राम डिटेल में दूंगा, ठीक है। और इसके बारे में बतला दूं, वाटसन और क्रिक आए, इसके बाद फिर उन्होंने डीएनए को और ज्यादा पब्लिक किया, यानी और ज्यादा खोजा, डीएनए की चीजें खोजी, डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड होता है, ये सब चीज वाटसन एंड क्रिक ने खोजी और फिर आगे प्रस्तुत किया। तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बतलाता हूँ। मुझे आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग क्लास देखें, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बतला दें कि 12th की पढ़ाई चल चुकी है। हमारे पीएस एजुकेशन पॉइंट से अगर 10th के बायोलॉजी वाले बच्चे 10th की जो बायोलॉजी की यूनिट है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट करें। मैं उसका भी एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ,
शिव प्रक्रम का, उससे आगे का लेक्चर डाल दूंगा। ओके। और दूसरी बात, मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि अपने दिनों को बर्बाद ना करें ये सोच के कि 12th में तो हम मॉडल ले लेंगे, उससे खरीद लेंगे। देखिए मॉडल तो सब लेते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन अच्छे नंबर वही लेकर आता है जो सही से पढ़ता है और वो चीजें पढ़ता है। ऐसे नहीं, पढ़ते सब है, सब कुछ पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ना कि पूरा पढ़ना है, नहीं, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, जो एग्जाम में आ रहा हो वो पढ़ना है। ठीक है। इससे आगे वाले 3rd लेक्चर में हम आपको इसके बाद का इंपॉर्टेंट डायग्राम देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपसे पहली वीडियो में कहा था, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बतलाया था, यानी कि मनुष्य के हृदय में बतलाया था कि मैं 10th और 12th क्लास में आने वाले डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरा रूल मैंने समझा दिया आपको, हर्षे और चेस का पूरा टेस्ट यानी प्रयोग समझा दिया। अब नेक्स्ट इसके आगे जो आया था उसे मैं 3rd लेक्चर में समझाऊंगा। ओके, आप ओके, थैंक यू। ओके।